टिश्यू, ऊतक, कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं मेनली। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को ले जाते हैं, पेशीय ऊतक गति प्रदान करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक कवर प्रदान करते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करते हैं। तो इनका सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हैं? पहले तो एपिथेलियल उपकला ऊतक, देखो स्किन काहे से बनी हुई है? उपकला की। स्किन में ही जैसे ही हाथ लगाएंगे क्या सेंसेशन होता है, संवेदना पहुंचती है, तो संवेदी ऊतक। तंत्रिका ऊतक तो एपिथेलियल ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक। इसके नीचे क्या होता है? मांस भरा हुआ है, मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक, और उसके नीचे संयोजी ऊतक यानी खून भरा हुआ है, वो क्या होता है? एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। और ये उपकला ऊतक होता है ना, एपिथेलियल टिश्यू, इसी के नीचे यानी त्वचा के नीचे ही जब वसा जम जाए तो उसे बोल देते हैं अपन, फैट जम जाए तो एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू कोई अलग से नहीं होता, ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यू, यह मस्तिष्क और अन्य तंत्रिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काम क्या है? सोचने समझने की, मस्तिष्क तक, शरीर के किसी भाग तक क्या सूचना को पहुंचाना और किसी भाग से सूचना को माइंड तक ले जाने का काम कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, यह शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है। इसका काम है गति प्रदान करना। चल रहे हो, जीभ हिला रहे हो या हाथ हिला रहे हो, कुछ भी मसल्स के कारण होता है। एपिथेलियल टिश्यू ये 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी जहां पर भी कवर की जरूरत होती है। बाहर कवर स्किन, तो स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। और अंदर जैसे अपनी आंत हो गई, उसकी आंतरिक जो दीवार होगी, हमारा स्टोमक हो गया, उसकी जो आंतरिक दीवार होगी, उसको कौन ढकेगा? उसको एपिथेलियल टिश्यू ढकेंगे, ठीक है ना। कनेक्टिंग टिश्यू जोड़ने का काम करते हैं। हड्डी सबसे कठोर क्या है? संयोजी ऊतक है। और सबसे मुलायम संयोजी ऊतक रक्त है। रक्त भी एक संयोजी ऊतक है, अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है, हड्डी भी एक संयोजी ऊतक है, रक्त भी एक संयोजी ऊतक है। एडिपोस टिश्यू क्या होता है? इसे उपकला ऊतक के अंतर्गत ही रखा जाता है। कार्य इसका काम क्या है? वसा का संग्रहण करना। जो भी हमने एक्स्ट्रा तेल खाया है, घी खाया है, उसको ये रखता है स्टोर करके। कोशिकाओं व ऊतकों के मध्य के स्थान को वसा द्वारा भर देता है ये, ठीक है ना। बुढ़ापे में त्वचा का मुरझाना क्यों? झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? वसा की कमी, फैट की कमी हो गई तो ये बिल्कुल फूली हुई, बिल्कुल तरोताजा क्यों दिखती है? क्योंकि नीचे फैट जमी हुई है। अगर फैट की कमी होगी तो झुर्रियां दिखने लगेगी। और महिलाएं कम खाने में भी उनका काम चल जाता है। इसका रीज़न होता है कि उनमें फैट की अधिकता होती है। चूँकि फैट कम भी खाएंगे तो भी एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। यही कारण है कि वो उनका कम भोजन में भी काम हो जाता है। तो मेल से 20% ज़्यादा फैट होती है फीमेल्स में। तो फीमेल का मांस लचीला या लसलसा या मुलायम होता है वसा की अधिकता के कारण। वहीं मेल का जो मांस होता है कठोर होता है, स्किन कठोर होती है, सॉलिड होती है। क्यों? वसा की कमी के कारण प्लस प्रोटीन की अधिकता के कारण, ठीक है ना। जिम जाकर लोग अपनी वसा यानी हाथ और पैर की वसा को क्या कर देते हैं? कठोर कर देते हैं, जिससे कि जब भी उन्हें मारा जाता है तो वसा में लगती है, उनको चोट नहीं पहुंचती है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मॉलगिली। हिस्टोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मॉलगिली हिस्टोलॉजी के पापा हैं। तो उपकला ऊतक त्वचा, तंत्रिका ऊतक संवेदना का काम करता है, पेशीय ऊतक गति प्रदान करता है, संयोजी ऊतक अस्थि और रक्त का बना होता है। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। सेल पढ़ लिया। अब देखते हैं अपन कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। जो बाहर दिख रहे हैं वो बाहर, और आंतरिक जो आंतरिक। तो बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है, कठोर होता है, कीड़े मकोड़े में पाया जाता है, क्योंकि उनमें अंदर तो हड्डियां बना नहीं सकते तो बाहर कवर दे दिया।
उदाहरण के लिए केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, घोंगा, जो शंख होते हैं, चींटी होती है, जितने भी कीट वर्ग के प्राणी है, प्लस मानव में नाखून, बाल, जानवरों में सींग, खुर, क्या होता है, बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम का एग्जाम्पल है। आंतरिक या एंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं, जो आंतरिक भागों में पाया जाता है, जैसे कि मानव में हड्डियां और उपास्थि, कार्टिलेज और बोन, ठीक है ना, खड़ा रहने में सहायक होती है, प्लस नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना इनका काम होता है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहली कार्टिलेज जिसे बोलते हैं उपास्थि, और दूसरा होता है अस्थि यानी बोन। पहले देखते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थि को। यह मुलायम होता है किससे, हड्डी से, और कांड्रीन प्रोटीन का बना होता है, कांड्रीन प्रोटीन, उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन। ये कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है क्योंकि ये फॉस्फस यानी कि बिल्कुल मुलायम है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता है, नेट की तरह मजबूत ये नहीं होता है। नाक कान की जो रहती हैं वो उपास्थि से बनी होती है। सभी हड्डियों के सिरों पर या जोड़ों में कौन ये कार्टिलेज पाया जाता है। बोन को देखते हैं, ये कठोर होती है, हड्डियां कठोर होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट 60% पार्ट बनाता है हड्डी का, वहीं कैल्शियम फास्फेट कितना परसेंट भाग, 40% भाग बनाता है। ओसीन प्रोटीन होती है किसमें, ओसीन प्रोटीन होती है हड्डी में। अधिकतम घनत्व 30 वर्ष की अवस्था तक रहता है, उसके बाद कम होता जाता है। शिशु में लगभग 300 हड्डी होती है, बाल्यावस्था तक आते आते 208 हड्डी हो जाती है, और उसके बाद वयस्क अवस्था में आते आते तक मनुष्य में 206 हड्डियां ही बचती हैं। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो BBL, बोन को बोन से लिगामेंट, तो बोन को मसल्स से टेंडन, और मसल्स को मसल से सेलेक्सोन। कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा गया है, मानव का कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, एक तो उपांगीय जिसमें हाथ और पैर आते हैं, इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर, 126 हड्डियों से बना है, और दूसरा है एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल, कितनी 80 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, टोटल मिला के 126 और 80 206 हो गई। तो अपेंडिकुलर में सीधा रखने में मदद करता है और गति प्रदान करता है। कुल अस्थियां 126 हाथ और पैर की मिलाकर, तो हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, 120 हड्डियां हो गई। पेल्विक गार्डल बना होता है, एक पेल्विक और दूसरे पेल्विक, यानी दोनों कमर में, दोनों पैरों के ऊपर एक एक पेल्विक, तो 2 हड्डियां, प्लस कंधे की एक ये क्लेविकल आगे वाली और पीछे का ढपड़ा, इसके फूला, तो 4 यहाँ हो गई, 2 वहाँ हो गई, 6 प्लस 60 और 60, 60 हाथ में, 60 पैर में, 120 प्लस 6 126 हड्डियां। तो हाथ में 30 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, कंधे से लेकर कोहनी तक की को बोलते हैं ह्यूमरस, कंधे से कोहनी तक की को ह्यूमरस, कोहनी से लेकर कलाई तक की को रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना, 2 हड्डियां होती है जो एक दूसरे पे गुथी रहती हैं, रेडियो अल्ना। कलाई की को बोलते हैं कफ, के फॉर कलाई और के फॉर कार्पस, क्या बोलते हैं, कार्पल्स। कितने होते हैं, 8, कार्पल्स 8। कार्पल्स के आगे जो हथेली की हड्डी बनाती है जो कि उंगलियों से जोड़ती है उसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स। कितनी होती है, 5, मेटाकार्पल्स 5। फिर अपने जो गुटके होते हैं उंगलियों के, कितने होते हैं गुटके, 14 गुटके, तो ये 14 अपने आप में एक एक हड्डी होती है, तो 14 फेलेंजेस। तो ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियोअल्ना 2, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 14। इस प्रकार देखो, एक ह्यूमरस, रेडियोअल्ना 2, 3 हो गई, कार्पल्स 8, कितनी हो गई, 11, 5 मेटाकार्पल्स 16, 16 और 14 फेलेंजेस, 30, 30 इधर 30 इधर, 60 प्लस ये जो कॉलर बनाती है इसे बोलते हैं क्लेविकल, एक क्लेविकल इधर एक क्लेविकल इधर, सबसे मुलायम हड्डी होती है, आसानी से तोड़ी जाती है, ठीक है ना। और प्लस जो पीछे की 2 हड्डियां हैं, स्केपुला एक इधर एक इधर, स्केपुला, ठीक है ना। तो एक क्लेविकल 2, स्केपुला स्केपुला 4, तो 4 और प्लस 30 30 60, 64 यहाँ हो गई। अब पैर में देखते हैं, तो पैर में जो कमर से लेकर घुटने तक की हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर। घुटने के ऊपर जो कटोरी जैसी होती है उसे बोलते हैं पटेला। घुटने से लेकर नीचे तक होती है टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला, जैसे यहाँ रेडियोअल्ना वहाँ पर टिबिया फिबुला। फिर वहाँ की जो पैर की जो टखना होता है वहाँ पर कौन सी होती है, टार्सल्स। कितने होते हैं, 7, टार्सल्स 7, कार्पल्स 8, टार्सल्स 7। टार्सल्स के बाद जो पग की हथेली बनाती है वो बनाती है मेटाटार्सल्स, वो होती है 5।
और 14 उसके बाद phalanges। 14 फेलेंजेस वहाँ भी होते हैं, वो दिखते नहीं अपने को 14, लेकिन 14 होते हैं। ठीक है। तो पैर में कमर से लेकर घुटने तक की एक, फीमर पटेला बोन एक, दो हो गई। फिर टिबिया और फिबुला हाँ, दो हो गई, 3। तो 2 और 2 4 हो गई। फिर टार्सल्स 8, 8। तो 4 और 8 12, टार्सल्स 4 और 7 कितने हो गए? 7 और 4 11, प्लस फिर मेटाटार्सल्स 5 16 और फेलेंजेस 14 यानी 30। तो 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, 60 प्लस एक इधर वाले राइट हैंड साइड की कमर बनाती है एक पेल्विक, और इधर वाली कमर भी बनाती है दूसरी पेल्विक। पेल्विक के 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो 2 कमर की हड्डी हो गई, बाकी एक 30 पैर में, एक इधर 30 पैर में, 60 और 62। तो 62 नीचे हो गई, 64 ऊपर हो गई, टोटल 126 हो गई। ठीक है। अब देखते हैं अपन किसको, अक्षय कंकाल को, एक्सियल, जिसमें कि 80 हड्डियां होती है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कमर। तो कमर की जो हड्डी होती है, यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी ऊपर गर्दन से लेकर नीचे तक कमर तक जाती है। कितनी हड्डियां होती है टोटल? 26 हड्डियां होती है। कितनी होती है टोटल? 26 हड्डियां। लेकिन बचपन में यही 33 होती हैं। ये 33 आगे जाकर कुछ घुल जाती हैं, कुछ आपस में जुड़ जाती हैं और 26 बचती हैं। तो बचपन में 33 अभी है 26, बचपन में 33 अभी है 26। तो बस अभी कितनी होती है? 26। 26 की उम्र में 26। ठीक है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। जो रीढ़ की 26 हड्डियां हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। जो ऊपर की 1 से लेकर 7 तक की हड्डी होती है उसे बोलते हैं अपन सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी होती है, तो उसे बोलते हैं सर्वाइकल। तो C1 C2 C3 ऐसे करके C7 तक उनको बोलते हैं सर्वाइकल। C1 to C7 सबसे ऊपर की 7 हड्डियां 26 में से सर्वाइकल। फिर सर्वाइकल के नीचे की जो 12 हड्डियां होती है, जिनसे कि अपनी पसलियां पीछे जाके मिलती है, तो पसलियां होती है 12। तो थोरेसिक भी कितनी होगी? 12। तो चूंकि थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी के पीछे जो होती है उसे बोलते हैं अपन थोरेसिक बोन। रीढ़ की वे 12 हड्डियां जो कि सर्वाइकल के नीचे हैं उनको बोलते होते हैं थोरेसिक। T1 से लेकर T12 तक क्या जुड़ी होती है उनसे? पसलियां जुड़ी होती हैं। फिर थोरेसिक के नीचे की जो 5 हड्डियां होती हैं उन्हें बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं? लंबर। लंबर में ही दर्द होता है। जब हम बोलते हैं कमर दर्द, तो वो कहाँ होता है? लंबर में होता है। कितनी होती है? 5। उसके नीचे एक होती है सेक्रम, और फिर कॉक्सिक सबसे नीचे होती है, वो होती है 1। तो कॉक्सिक 1, सेक्रम 1। तो ऊपर की सर्वाइकल 7, सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक 12, 7 और 12 कितने हो गए? 19। ठीक है ना। फिर 5 लंबर कितने हो गए? 24। और 2 हो गई, एक हो गई अपनी सेक्रम और एक हो गई कॉक्सिक, 26। ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? CTLSC, CTLSC। सर्वाइकल की जो सबसे ऊपर वाली होती है C1, उसे एटलस नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं छाती की हड्डियां। तो छाती में टोटल हड्डियां होती हैं 25, टोटल हड्डियां 25, लेकिन पसलियां 24। 12 पसलियां इस साइड होती हैं राइट साइड, 12 पसलियां इस साइड होती हैं, यानी टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती है। नंबर ऑफ पसलियां 24, लेकिन जोड़ी 12। वहीं एक बीच में होती है जिससे सारी पसलियां जुड़ी होती हैं, उसे बोलते हैं स्टर्नम। बीच की जो होती है स्टर्नम, बाकी 12 12 24, और ये पीछे जाके किससे जुड़ जाती हैं? थोरेसिक से। ठीक है। तो छाती में हड्डियां हो गई 25। अब हम देखते हैं सिर। तो इस पूरे सिर में हड्डियां होती है 29। ये गर्दन अगर यहाँ से काट दो, बाकी देखेंगे अपन क्या हड्डियां, तो टोटल 29 हड्डियां मिलेगी। कितनी? 29 हड्डियां। लेकिन खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22, बाकी की कहाँ गई? 7। ये देखो कहाँ गई? 3 इस कान की, 3 इस कान की। कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि खोपड़ी में होती है, तो मिस और मिस। 3 इस कान में, 3 इस कान में। याद कैसे रख सकते हैं? MIS, मिस। M for मिलियस, I for इनकस, S for स्टेप्स या स्टेपीज। तो मिलियस, इनकस, स्टेप्स। क्या है? मिलियस, इनकस, स्टेप्स, मिस। 3 इस कान की, 3 इस कान की, 6 हड्डियां हो गई। प्लस एक जीभ के नीचे बोन होती है हाइड बोन। क्या होती है? हाइड बोन। उसे भी वैज्ञानिक खोपड़ी का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ये 7 बोन हो गई जो खोपड़ी का हिस्सा नहीं होती है। बाकी की बची 22 हड्डियां खोपड़ी का हिस्सा होती हैं। लेकिन ये 7 हड्डियां गर्दन में तो आती हैं, इसलिए गर्दन में हड्डियां 29, खोपड़ी में हड्डियां 22। ठीक है ना।
अब बाकी की 22 हड्डियां कौन सी होती हैं? तो इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक तो चेहरा, फेशियल। चेहरे की 14 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर कितनी? 14 हड्डियां होती हैं। और एक ही है टोकरी, क्या है? कटोरी, इसे बोलते हैं क्रेनियम। 8 हड्डियों का बना होता है, 8 हड्डियों का बना होता है क्रेनियम, जिसमें कपाल। मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसे बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल, जिस पे बाल उगते हैं, क्रेनियम। बाल के नीचे देखेंगे तो क्रेनियम मिलेगा, ठीक है ना। वहीं ये जो है 14 हड्डियाँ, 14 हड्डियों में से नाक की जो रहती है उसे बोलते हैं नसाल बोन। क्या बोलते हैं? नसाल। नसाल बोन। वहीं जो ऊपरी जबड़ा होता है, जो सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत हड्डी ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, मैक्सिला बोन। क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोन। मैक्सिला। और नीचे का चलायमान जबड़ा सिर्फ एक ही होता है जिसे चला सकते हैं अपन, निचला जबड़ा, मैंडिबल। क्या होता है? नीचे मैंडिबल। मैंडिबल, ऊपर मैक्सिला। मैक्सिला। नीचे मैंडिबल, नीचे ऊपर मैक्सिला। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है, वही पीछे वाली सर्वाइकल। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है कान में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर होती है। सबसे मोटी हड्डी फीमर फीमर। होती है। सबसे भारी हड्डी फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? जांग की हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन, क्लेविकल बोन होती है, ठीक है ना, गर्दन में पाई जाती है, हंसली भी कहते हैं इसे। सबसे मजबूत मैक्सिला बोन, मैक्सिला ऊपरी जबड़े की। सबसे चमकीली बोन टीबिया, टीबिया फिबुला कहाँ होती है? पैर में। सिस्माइड बोन, सिस्माइड बोन क्या होता है? जब भी कोई ऐसी हड्डी जो उपास्थि से यानी कार्टिलेज से तो ज़्यादा मजबूत है लेकिन अस्थि से कम मजबूत है, यानी दोनों के बीच की कंडीशन है, तो उसे बोलते हैं सिस्माइड। जैसे हमारी जो कटोरी रहती है घुटने की, सिस्माइड बोन है वो। पटेला बोन सिस्माइड बोन है, ठीक है। पेल्विक के 3 भाग होते हैं, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ठीक है। पैर की हड्डियाँ खोखली होती है यानी रंध्र युक्त होती है। इनमें क्या होता है? किनका निर्माण होता है? WBC का, RBC का और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इनमें बोन मेरो पाया जाता है। तो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है टेंडन, MBT। वहीं BBL अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है ना। अस्थियों के जोड़ों में साइनोवियल द्रव, एक लिक्विड भरा होता है साइनोवियल द्रव, जो गति करने में मदद करता है। यानी ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ग्रीस का काम करेगा। क्या करेगा? ग्रीस का काम करेगा, ठीक है ना। गठिया रोग में क्या होता है? साइनोवियल द्रव की कमी हो जाती है, प्लस उसमें यूरिक एसिड जम जाता है। उससे क्या है? हड्डियां एक दूसरे पे घिसने लगती हैं और जोर से दर्द होता है जोड़ों में। फॉर्मिन मैग्नम क्या है? खोपड़ी के पीछे का एक खाली स्थान होता है, जहाँ मार दो तो निपट जाएगा इंसान। अस्थि की कोशिकाएं, अस्थि की कोशिकाएं ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट 3 होती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अस्थि कोशिकाएं। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? खराब अस्थि कोशिकाओं को ये खाकर खत्म कर देती हैं, जितनी भी खराब रहती हैं। ये लाइसोसोम का काम कर रही है, मतलब क्लास्ट। इसे बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है क्योंकि बोन को खा रही है ये। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट नहीं करती है यह निर्माण का कार्य करती है। बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है इसे, बोन को बना रही है। ओस्टियोसाइट परिपक्व बनाता है ये कोशिकाओं को, मैच्योर सेल कहा जाता है इसे, ठीक है ना। बोन मेरो अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो कहलाती है। इसमें RBCS, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब अपन देख लेते हैं अंश मेखला और श्रोणि मेखला को, पेक्टोरल गार्डल और पेल्विक गार्डल को। पेल्विक गार्डल कमर में होता है और पेक्टोरल गार्डल कंधे में होता है। कंधे का जो पेक्टोरल गार्डल है वो किसका बना होता है? 4 हड्डियों का। पेल्विक गार्डल 2 हड्डियों का। कौन कौन सी? पेल्विक और पेल्विक। पेक्टोरल गार्डल 2 हड्डियों का। कौन कौन सी? क्लेविकल और स्केपुला। इधर वाला, फिर इधर वाला भी क्लेविकल और स्केपुला। खास बात क्या है कि जो पेक्टोरल गार्डन में जो स्केपुला है उसमें एक गुहा होती है जिसमें हमारी फीमर का सिर फिट होता है, जिससे कि हम आसपास हाथ को घुमा पाते हैं। तो उस गुहा को बोलते हैं ग्लीनाइड कैविटी। जो कटोरे नुमा संरचना होती है स्केपुला में उसे बोलते हैं ग्लीनाइड कैविटी, जिसमें कि हमारी ये वाली हड्डी भीतर फंसी रहती है और वो घूम सकती है गेंद की तरह उसके अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लीनाइड कैविटी। वहीं जो हमारा पेल्विक गार्डल होता है यानी कमर में जो हमारी फीमर की हड्डी होती है, हम पैर को आसपास क्यों घुमा पाते हैं? फीमर की हड्डी जो पेल्विक होता है उसकी एसिटाबुलम गुहा में यानी कि एसिटाबुलम कैविटी में फिट होता है। उसके 3 भाग होते हैं पेल्विक के, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ठीक है ना। अगले देखते हैं जॉइंट्स। कंकाल का वह स्थान जहाँ पर अस्थियां मिलकर हिल-डुल सकती हैं, जैसे ये हिल-डुल रही है, यहाँ हिल-डुल रही है, यहाँ हिल-डुल रही है, गर्दन हिल-डुल रही है, तो वह स्थान जहाँ पर हड्डियाँ आपस में मिलती हैं और हिल-डुल सकती हैं जॉइंट्स कहलाते हैं। संधि एक
संधि पर एक गुहा होती है, यानी कि कैविटी होती है, जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं, जिसमें साइनोवियल द्रव भरा रहता है। अब जॉइंट्स कई प्रकार के हो सकते हैं। इममूवेबल यानी अचल, रेसेदार या सूचर भी बोलते हैं इसे अपन। स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण चल, और एक होता है फ्रीली मूवेबल, पूर्ण चल। अचल संधि का एग्जाम्पल क्या है? अचल यानी चलेगा नहीं है। खोपड़ी, क्रेनियम, ये हिला लो कितने हिलेगा, या तो खोपड़ी निकलेगी या फिर ये निकलेगा। तो क्रेनियम और दांत कैसे जुड़े होते हैं? अचल संधि से, हिलेंगे नहीं है। अपूर्ण चल, थोड़ा सा हिल सकते हैं, जैसे पसलियाँ उड़ जाती है नीचे जाती, बस थोड़ा सा हिल सकती, ज़्यादा नहीं। और अपनी रीढ़ की हड्डी ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, बस। ठीक है ना। कंदुक खल्लिका, कंदुक खल्लिका, कंदुक खल्लिका को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारा जो ह्यूमरस रहता है कंधे का और जो कमर का, फीमर जो फिट रहता है, वो जो जहाँ पर यहाँ जो जॉइंट बन रहा है उसे बोलते हैं अपन बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। कब्जा संधि, ये कोहनी और घुटने की जो रहती है, यानी सिर्फ एक दिशा में जा सकती, इधर आ सकती है, बस पीछे नहीं जाएगी, कब्जा संधि। ठीक है ना। खूटी, कशेरुक दंड, यानी जो हमारी जो ऊपर रहती है एटलस, खूटी, ऐसा खूटी की तरह गर्दन बस घूम रही है। ठीक है ना। एक होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट, इस पे फिसलती है, जैसे कि जो हमारी 8 हड्डियां हैं कलाई की, इस पे एक से दूसरे पे वो फिसलती है, इसलिए उन्हें अपन क्या करते हैं, कलाई को घुमा पाते हैं। तलवार चलाने के लिए कलाई की आवश्यकता होती है, जिसकी कलाई खराब, वो तलवार नहीं चला सकता फिर। और सैडल जॉइंट, अंगूठा जो होता है वो सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं हम पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। तो त्वचा के अंदर यानी स्किन को छिलेंगे, जो निकलेगा जिसे अपन मांस बोलते हैं, वो क्या है? मसल्स हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाता है। गति प्रदान करने का काम करता है, यानी कि किसी भी चीज को गति प्रदान करने का काम मसल्स करती हैं। निर्देश करेगा ब्रेन, पावर देगा खून, ग्लूकोज, हड्डियां उसे सहायता प्रदान करेगी, मसल्स काम करेगी गति प्रदान करने का। मायोसिन प्रोटीन होती है मसल्स में, संख्या होती है 6+3 9, 6+3 9, यानी कि 6 3 9 639 हड्डी मांसपेशियां होती है पूरे शरीर में कि भारत में? शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीड्स, कान में। स्टेपीस हड्डी है, स्टेपीड्स मांसपेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कूल्हे की जो मांसपेशी होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस नाम है उसका, ग्लूटियस मैक्सिमस, इंजेक्शन यही लगाया जाता है। और सबसे लंबी सार्टोरिस, सबसे लंबी मांसपेशी होती है सार्टोरिस, कहाँ की? जांघ की, ये सबसे लंबी है। और सबसे बड़ी कूल्हे की, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान और दर्द होता है, व्यवरान दवाई एक आती है, वो क्या करती है? लैक्टिक एसिड को कम कर देती है। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक को रेखित पेशी भी कहा जाता है, अनैच्छिक को अरेखित पेशी भी कहा जाता है, और हृदयक पेशी को रेखित और अरेखित का मिश्रण होती है। ऐच्छिक पेशी को वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, वॉलेंट्री यानी कि ये इच्छा के अनुसार कार्य करती है खुद से। कंकाली पेशियां भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? कंकाली पेशियां, कंकाल की मदद से काम करती है। लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है, लाइट बैंड डार्क बैंड पाया जाता है। हाथ, पैर, आँख, मुंह, जिसको हम खुद अपने मन से चला सकते हैं, जो भी अंग है वो, उनमें कौन सी मांसपेशियां होगी? उनमें जो मांस पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक मांस, यानी कि वॉलेंट्री मांस। ये अपन इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। हाथ उठाया मैंने, हाथ में कौन सा मांस? वॉलेंट्री मांस। अनैच्छिक, अनवॉलेंट्री मसल, तो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो चीज़ें होती है ये अनैच्छिक मांसपेशियों से बनी होती है। वही हृदय पेशियां, ये अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। कैसी होती है? अनैच्छिक, यानी कि ये अपनी इच्छा के हिसाब से हार्ट नहीं चलता है, नहीं तो यार थोड़ी देर रोक लेते हैं, थोड़ी तेज चलाते हैं, ठीक है ना। तो और खास बात क्या है? रेखित और अरेखित का मिश्रण होती है, ठीक है ना। एक पेशी को दूसरी पेशी से सेलेक्सोर जोड़ता है, क्या होता है? सेलेक्सोर सिकुड़ने में मदद करता है, एक्सटेंसर फैलने में काम करता है। अगला देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? पाचन क्या होता है?
पाचन। breaking down of complex substance into हाँ, तो small जटिल substances. पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना। क्यों तोड़ रहे हैं भैया? ऐसा पाचन। इसलिए क्योंकि हम हमारे Simplify शरीर form में use कर सके. हमारे शरीर में कैपेसिटी है कि हम सिर्फ सरल पदार्थों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिर्फ ग्लूकोज का, फैटी एसिड्स का, अमीनो अम्लों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सीधे सीधे प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम फैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम जिन भी चीज़ों को खाते हैं उन्हें पहले तोड़ते हैं, और इस तोड़ने की प्रक्रिया का ही नाम है डाइजेशन, पाचन। ठीक है ना? तो हम मुख्य रूप से भोजन में 6 चीज़ों को खाते हैं। कितनी? 6 चीज़ों को। एक तो पानी, दूसरा मिनरल, तीसरी चीज विटामिन, चौथी चीज प्रोटीन, पांचवी चीज फैट और छठी चीज कार्बोहाइड्रेट। इन 6 चीजों में से 3 ऐसी है जिन्हें हमें पचाने की जरूरत नहीं है, हम उनका सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। काश ऐसा होता कि 6 का 6 अपन ऐसे इस्तेमाल कर लेते, उनको भी नहीं पचाना पड़ता। तो मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें पचाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और यूज करते हैं उनका। लेकिन 3 चीजें ऐसी होती है जिनका डाइजेशन की जरूरत होती है, यानी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 चीजें ऐसी होती है जिनको पचाने की जरूरत होती है। अब हम डाइजेशन के दौरान करते क्या है? जब भी इन 3 चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ हम खाते हैं या तीनों को खाते हैं तो प्रोसेस हो जाती है डाइजेशन की स्टार्ट। पानी को पियेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, मिनरल्स खाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन और विटामिन खाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर फैट खाया है, प्रोटीन खाया है या फिर कार्बोहाइड्रेट खाया है तो उसका पाचन होगा। तो फैट को हम पाचन के दौरान कोशिश करते हैं डाइजेशन से कि फैट बदल जाए। किस चीज़ में बदल जाए? फैट एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल पदार्थ है, इसे सरल पदार्थ फैटी एसिड्स यानी वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। तो हम डाइजेशन के दौरान सिर्फ इतना करते हैं कि अगर हमने फैट खाया है, वसा खाई है यानी तेल खाया है या घी खाया है, तो हम उसे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल दें। अगर हमने प्रोटीन खाया है, बाई चांस चने खा लिए, दाल खा लिया, मशरूम खा लिया, तो हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाए जैसे तैसे, क्योंकि हम एमिनो एसिड का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बाई चांस हमने आलू खा लिया, रोटी खा ली, चावल खा लिया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि वो ग्लूकोज में बदल जाए, फ्रक्टोज में बदल जाए, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो 2 चीज़ों से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। पहला तो आहार नाल, आहार नाल एलिमेंट्री कैनॉल, क्या होती है? एलिमेंट्री कैनॉल। और दूसरा ग्रंथियाँ, जितनी भी ग्लैंड्स जो कि एंजाइम रिलीज करती है इन चीज़ों को तोड़ने के लिए, तो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मुंह से, और लास्ट तक जाती है, गुदा तक, एनस तक जाती है। ठीक है ना? तो जितने भी स्टोमक आएगा, आइसोफेगस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे किसके भाग हैं? एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं। ये पूरी एक नली होती है। ठीक है ना? 32 feet. तो इसमें सबसे ज़्यादा बक्कल कैविटी आती है, मुख गुहा आती है, फिर ओइसोफेगस आता है, फिर स्टोमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, फिर एनस आ जाता है। तो ये सीक्वेंस रहता है हमारा। भोजन जैसे ही हम मुंह में लेते हैं तो मुख गुहा में गया, फिर ओइसोफेगस में, फिर स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस में। वहीं ग्लैंड्स यानी कि बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग जगह पर अपना स्त्राव स्त्रावित करती हैं और जिनकी मदद से हम भोजन पचाते हैं। लार ग्रंथियां मुंह में ही होती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पर होती है? अमाशय में होती है, गैस्ट्रिक जूस निकालती है। लीवर होता है, लीवर होता है, ठीक है ना? और पित्ताशय होता है और अग्नाशय होता है, पेंक्रियाज होता है। ठीक है ना? तो पाचन भोजन के रूप में लिए गए जटिल खाद्य पदार्थों का वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। प्रोटीन को हम एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं, वसा को हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल देते हैं, वहीं कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में पाचन के दौरान बदल देते हैं। स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। तो मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियां होती है। तो दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दांत का काम क्या है? जो भी भोजन आया है उसको चीरना, फाड़ना, चबाना, बारीक कर देना। जीभ का काम क्या है? जो थूक निकल रहा है यानी लार निकल रही है उसको आपस में अच्छे से मिला देना, प्लस भोजन को पीछे की ओर ढकेल देना। ये जीभ का काम है। बोलना तो है ही सही उसका। ठीक है? दांत, दांतों के बारे में देखते हैं। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 2 परतों से मिलकर बना होता है। ऊपर की परत इनेमल, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल, सबसे कठोर पदार्थ इनेमल,
वहीं जो अंदर का भाग होता है डेंटाइन वो कमजोर पदार्थ होता है, ठीक है ना। डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट मजबूत होता है नेट की तरह मजबूत, और डेंटाइन कमजोर होता है तो किससे बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट से। फ्लोरीन दांत को क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। दांतों की संख्या मनुष्य में 32 होती है। 20 दूध के दांत होते हैं प्लस 32 फिर बाद में फिर से उगते हैं, यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो उग के टूट जाते हैं और फिर से उगते हैं, यानी टोटल जीवन काल में कोई व्यक्ति 52 से ज़्यादा दांत नहीं उगा सकता। किसी किसी को उग जाते हैं, वो अपवाद है, तो अपवाद छोड़ो उनको। वास्तविकता में 28 ही दांत होते हैं, 4 कोई काम के नहीं होते, जिन्हें अपन अक्लेडार्ड बोलते हैं। चारों साइड लास्ट में उगते हैं, बाद में उगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अक्ल आ जाती है तो अक्लेडार्ड उगाती है। 21-22 साल की उम्र में अक्लेडार्ड उग जाती है। 32 + 20 52 दांत होते हैं एक मनुष्य की जिंदगी में। मोनोफियोडंट किन्हें कहा जाता है, वे दांत जो सिर्फ एक बार उगते हैं, मोनोफियोडंट, जैसे कि अक्लेडार्ड। वहीं डाइफियोडंट ऐसे दांत जो 2 बार उगते हैं, द्विबारदंती, डाइफियोडंट, ठीक है ना। अब मुख्यतः जो हमारे दांत होते हैं 32 होते हैं, लेकिन कैटेगरी 4 ही होती है। दांतों की कैटेगरी 4 ही होती है, उनके काम के आधार पर अपन ने बांट रखा है। ICPM, 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 I for इंसीजर, C for केनाइन, P for प्रीमोलर, M for मोलर, ठीक है ना। तो जब हम दंत सूत्र बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, आधा जबड़ा ले लेते हैं, इधर का ले ले या फिर इधर का ले ले, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर का लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई को लिखते हैं, यानी इंसीजर को लिखते हैं। तो इधर वाले जबड़े में कितने होंगे, ऊपर 8, नीचे 8, 16, 16, इधर 32। तो इधर वाले में जो सीक्वेंस रहेगा वही इधर वाले में रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले देखते हैं। तो ऊपर में हमें जो सबसे फ्रंट के जो 2 दांत दिखते हैं वो रहते हैं आई, यानी इंसीजर होते हैं। 2 दांत इंसीजर। इंसीजर के साइड में जो एक दांत होता है वो होता है केनाइन। फिर केनाइन के साइड में जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के पीछे जो 3 दांत होते हैं वो होते हैं मोलर। तो ऊपर के 8 हो गए, शुरुआत के 2 इंसीजर, फिर केनाइन 1, 3 हो गए, फिर 2 प्रीमोलर, कितने हो गए, 5 हो गए, और लास्ट के 3 मोलर, 8। तो 8 ऊपर 8 नीचे, 16 इधर, फिर 16 इधर, 32। तो दंत सूत्र क्या होता है, 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। इसका मतलब क्या है कि आधे वाले जबड़े में 2 ऊपर इंसीजर हैं, 2 नीचे इंसीजर हैं, 1 ऊपर केनाइन है, 1 नीचे केनाइन है, 2 ऊपर प्रीमोलर है, 2 नीचे प्रीमोलर है, 3 ऊपर मोलर है, 3 नीचे मोलर है। ऐसे करके ऊपर 8 नीचे 8, कितने हो गए, 16। आधे जबड़े में 16 तो पूरे जबड़े में 32। लेकिन अगर बात करें बच्चों की जिनकी उम्र 8-10 साल से कम है तो उनमें दांत रहेंगे 20, सिर्फ 20। तो इनमें से कौन सा गायब रहेगा, पहली बात प्रीमोलर रहेंगे ही नहीं। तो प्रीमोलर इधर 2 थे, नीचे 2, 4 हो गए, फिर इधर भी 2, इधर भी 2, 8 हो गए, यानी 8 ये गायब हो गए। प्लस जो थर्ड मोलर होता है, यानी 3 मोलर में से जो लास्ट वाला यानी अकलडार्ड जिसे अपन बोलते हैं वो नहीं होता है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 ये गायब हो गए। तो 8 वो गायब हो गए, 4 ये गायब हो गए, 12। अगर 32 में से 12 घटा दे तो कितने बच्चे, 20। तो बच्चों में दांत होते हैं 20, जिन्हें बोलते हैं अपन दूध के दांत, ठीक है। तो बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2/2, यानी इंसीजर 2, 2, 1/1 यानी केनाइन 1, 1, 0, 0 यानी कि प्रीमोलर होता ही नहीं है, और 2, 2 यानी मोलर 2 होते हैं 3 की जगह। ऐसे करके 5, 5 हो जाते हैं, यानी आधे जबड़े में 10 तो आधे जबड़े में 20। फिर इंसीजर कतरने या काटने का काम करता है। जो ऊपर के इधर वाले 2 दांत, इधर वाले 2 दांत, यानी शुरुआत के जो 4 दांत दिखते हैं ऊपर के और 4 दांत नीचे के, ये कतरने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं। वहीं केनाइन फाड़ने या चीरने का काम करते हैं। जब हम गन्ना खाते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, केनाइन का। केनाइन एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल केनाइन 4। मांसाहारियों में बड़े होते हैं शिकार करने के लिए, हम में भी थे, छोटे हो गए अब। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, मोलर थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। हाथी के जो दिखने वाले दांत होते हैं जो हमें बाहर दिखते हैं वो सेकंड इंसीजर होता है। क्या होता है, सेकंड इंसीजर। जानवरों में ऊपरी दांत नहीं पाए जाते। गाय के कभी देखना, भैंस के कभी देखना, ऊपर दांत नहीं होता है, सिर्फ नीचे दांत होते हैं, एक साइड दांत होता है बस। हाथियों में कृंतक इंसीजर बाहर निकले होते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं लार ग्रंथि। तो मुंह में दांत था, जीभ था, लार ग्रंथि थी, दांत हो गया। अब लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, जोड़ी में 3, तो नंबर में 6, नंबर में 6, 3 जोड़ी 6। अब ये 6 कहाँ कहाँ होती है? एक तो होती है यहाँ बिल्कुल कान के यहाँ पर, उसे बोलते हैं पेरोटिड ग्लैंड, और यही फूल जाती है तो क्या हो जाती है? गलसुआ, गाल बिल्कुल सूज जाता है ऐसा, तो गलसुआ। पेरोटिड ग्लैंड 2, एक इधर एक इधर। फिर होती है एक सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर यानी कि जो ये क्या है, ऊपर मैक्सिला नीचे मैंडिला है, तो मैंडिबुलर के यहाँ पर नीचे होती है, क्या होती है? मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल, यानी जीभ के नीचे जो होती है वो क्या होती है? सबलिंगुअल। तो पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। काय की? लार की। ये क्या करती है? थूक का स्त्रावण करती है, यानी कि लार को निकालती है। पेरोटिड ग्लैंड विषाणुओं से संक्रमित होने के कारण गलसुआ रोग हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं? मम्प्स। 4 प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होते हैं किसके द्वारा? लार में। लार में 99% पानी होता है और माध्यम होता है क्षारीय। क्षार होता है, मतलब कैसी होती है? बेसिक होती है, क्षारीय होती है, लार क्षारीय होती है, ठीक है ना। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लार के साथ निकलता है। ये क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन या एमाइलेज और डायस्टेज, ये स्टार्च का पाचन करता है, उसे माल्टोज में बदल देता है। वहीं म्यूसिन निकलता है, म्यूलिन, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। अगला भाग आता है अपना ओइसोफेगस। तो मुंह में हमने क्या क्या पढ़ा? दांत पढ़ा, जीभ थी, लेकिन उसके बारे में अपन पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों में, ठीक है ना। वहीं अपन ने पढ़ा लार ग्रंथियों के बारे में 3 जोड़ी। अब पढ़ते हैं ग्रास नली, ओइसोफेगस, यानी कि मुंह से लेकर पेट तक भोजन को जो नली लेके जाती है उसे बोलते हैं ग्रास नली या ओइसोफेगस। यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ रास्ता है। 12 सेंटीमीटर लंबी होती है लगभग, और एक क्रमानुकुंचन ऐसे 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 हिलती रहती है और भोजन आराम आराम से करके नीचे जाता है। क्रमानुकुंचन गति कहते हैं इसे। अब भोजन पहुंचता है पेट में, जिसे अपन बोलते हैं स्टोमक या अमाशय। लगभग 4 घंटे तक भोजन ही पड़ा रहता है। कहाँ पर? अमाशय में। थैलीनुमा संरचना है, इसके 3 भाग होते हैं। कैसे याद रखे थे अपन ने? CFP, CFP। C फॉर कार्डियक, सबसे पहले भाग जो भोजन पहुंचता है कार्डियक में पहुंचता है, कार्डियक के बाद फंडिक में, फंडिक के बाद पाइलोरिक में। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में HCl निकलता है, लेकिन HCl से पहले ही जैसे ही भोजन मुंह में पहुंचता है, यहाँ पर म्यूसिन, म्यूकस का स्त्रावण हो जाता है, जो एक परत बना लेता है, जो कि HCl से बचाता है अमाशय को। HCl का काम क्या होता है? 2 काम। पहला तो जीवाणुओं को खत्म कर देता है, ये बैक्टीरिया जो भी आए हुए हैं। दूसरा, भोजन को अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। क्यों? क्योंकि आगे जो एंजाइम रिलीज होने वाले हैं, पेप्सिन और रेनिन, वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकते हैं। तो HCl पाचन नहीं करता है, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। और यही कारण होता है कि हमें खाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि HCl हो जाएगा पतला, यानी इसकी जो माध्यम है अम्लीयता वो कम हो जाएगी और एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगला है फंडिक। तो फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है, जिन्हें रूजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। रूजी क्या करती हैं? ये खड़े हो जाती हैं और ब्रेकर का काम करती है, भोजन को रोक के रखती है। जब हम नहीं खाते हैं कुछ भी खाना लंबे टाइम तक खाली पेट में, तो ये रूजी हमें पेट में चुभने लगती है, जिसे हम बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ना, या पेट दर्द करने लगता है इनके कारण। अगला होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक लास्ट पार्ट होता है किसका? स्टोमक का। जठर ग्रंथियाँ यहाँ पर होती है, जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। रेनिन और पेप्सिन 2 प्रमुख एंजाइम निकलते हैं। रेनिन दूध को दही में, यानी कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देती है। कैल्शियम पैराकेसिनेट ही दही है, ठीक है ना। और पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में बदल देता है। तो अभी तक किन किन का पाचन स्टार्ट हुआ है? मुंह में स्टार्च का हुआ था, टाइलिन या एमाइलेज, माल्टोज में बदल रहा था उसको। पेट में आके प्रोटीन का शुरू हो चुका है, प्रोटीन प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में बदल चुका है। कुछ बदला है, कुछ और बदलेगा अभी, ठीक है ना। वसा का पाचन अभी नहीं हुआ है। अमाशय में स्थित भोजन लुगदी को काइम कहते हैं, और काइम का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम, अम्लीय लुगदी को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं।
अमाशय की लुब्धि को कायम कहते हैं। अमाशय में वो भोजन जो अम्लीय हो बिल्कुल जाता है। HCl से भींगा हुआ, रेनिन पेप्सिन से लपटा हुआ, कायम कहते हैं। आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत वह भाग, घुमावदार भाग जो अमाशय से जुड़ा होता है छोटी आंत का, डिओडेनम कहलाता है। क्या कहलाता है? डिओडेनम। इसे हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं। अगला होता है जेजुनम, यहाँ पर पाचन होता है, और इलियम पाचन और अवशोषण दोनों होता है। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, लास्ट में क्या आएगा? नम नम। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये क्या होता है? छोटी आंत के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है ना? एक एक करके पढ़ते हैं। डिओडेनम में क्या होता है? पित्ताशय से पित्त का स्त्रावण यहीं पर आके होता है, प्लस अग्नाशय से पाचक रस, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, वो यहीं पर आके मिलता है। पित्त का निर्माण लीवर करता है, 1.5 किलो जिसका वजन होता है, और इसका संग्रहण का काम गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय करता है। पित्त बाइल जूस का जो पीएच मान रहता है वो रहता है 7.8 से 8.5, यानी ये होता है क्षारीय। अब क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि आगे जो एंजाइम आने वाले होते हैं उनको क्षारीय माध्यम में वो क्रिया कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है जो HCl से भींगा हुआ भोजन है, कायम है, उसको अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जाए। तो जो पित्त होता है, पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है, ये पाचन का काम नहीं करता है, ये सिर्फ भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, प्लस वसा का इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना इसका काम होता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। अग्नाशी रस भी यहीं पर निकलता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक क्यों? क्योंकि पाचन के लिए जो भी 3 चीज़ें गई हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट गया है, फैट गया है, प्रोटीन गया है, इन तीनों को पचाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ है। जैसे इसको एग्जांपल ऐसे याद कैसे रखते हैं अपन? लेट, LAT, लेट, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, L फॉर लाइपेज। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, किसका? फैट का पाचन करता है, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, उसे प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में बदल देता है। तो जहाँ पर भी सिन लगा हो लास्ट में, वो प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे कि अभी आया था पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन कर रहा था, यहाँ पर आया ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और अभी आएगा इरेप्सिन, वो भी प्रोटीन का पाचन करेगा। ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन भी निकलते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन्स। पहला कोलेसिस्टोकाइनिन, ये गॉल ब्लैडर को बोलता है कि भाई बाइल जूस निकाल, कोलेसिस्टोकाइनिन। वहीं एक होता है सिक्रेटिन, ये बोलता है सिक्रेट कर, कौन कर? पाचक रस निकाल, कौन? अग्नाशय, पेंक्रियास को बोलता है। जेजुनम में कोई हार्मोन्स या एंजाइम नहीं होते हैं, ये सिर्फ जगह प्रदान करता है, यहाँ पर भोजन फैल जाता है बिल्कुल और पाचन होता है। फिर ये जो लेट निकला है ये अपना काम करता है। इलियम अंतिम भाग होता है आंत का, पाचन और अवशोषण दोनों होता है यहाँ पर, यानी कि डाइजेशन भी होता है, और जो डाइजेशन हो चुका है उसका अवशोषण होता है। यहाँ पर विलाई यानी उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्षेत्र बढ़ाने के लिए, यानी विलाई क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसके लिए विलाई पाए जाते हैं। इरेप्सिन निकलता है इलियम में, जो प्रोटीन का पाचन करती है, और अब जो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स थे उन्हें भी ये पचा देता है, प्लस जो प्रोटीन बचा है उन्हें भी ये पचा देता है, और किस में? एमिनो एसिड्स में बदल देता है, और उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में बदल देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल देता है। माल्टेज माल्टोज पे क्रिया करता है, लेक्टेज लैक्टोज पे, सुक्रेज सुक्रोज पे क्रिया करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है, जठर रस का पतला हो जाता है, अम्लीयता को पानी कम कर देता है। भोजन के तुरंत बाद नींद आने का कारण होता है पाचन के दौरान ऊर्जा का उपयोग, जिससे पर्याप्त मात्रा में मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिल पाती है और आराम मांगता है शरीर। छोटी आंत में क्षारीय लुब्धि को काइल कहते हैं। अब बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, भोजन का पाचन यहाँ नहीं होता है, पाचन जो भी होना था हो गया, जो बचा वो बच गया। केवल जल का अवशोषण होता है, जो भी एक्स्ट्रा जल बचा हुआ है उसका अवशोषण होता है। डायरिया के दौरान जल का अवशोषण न होने के कारण दस्त लग जाती है, तो दस्त लगने के कारण बड़ी आंत प्रभावित होती है। डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। बड़ी आंत के भी कई सारे भाग होते हैं। एक वो भाग, वो गोल भाग जो कि छोटी आंत से लगा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं सीकम, और सीकम के नीचे ही अपेंडिक्स लटके होता है।
और अपेंडिक्स का काम क्या था पहले? सेलुलोज को पचाना। सेलुलोज का पाचन, लेकिन अब ये क्या है? अवशेषी अंग है। सीकम के बाद कोलोन और कोलोन के बाद रेक्टम, ये 3 भाग होते हैं बड़ी सीकम, आंत के। कोलम, रेक्टम, सीकम, अब कोलोन को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक वो जो ऊपर की साइड गया असेंडिंग कोलोन, जो राइट हैंड साइड गया उसे ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की साइड आया उसे डिसेंडिंग कोलोन कहा गया। वहीं रेक्टम लास्ट भाग होता है। तो सीकम गोल भाग, कोलोन सबसे बड़ा भाग, रेक्टम अंतिम भाग। सीकम गोल होता है और राइट हैंड साइड पे होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स लटका रहता है, सेलुलोज का पाचन करता था और अवशेषी अंग के रूप में पड़ा हुआ है। कोलोन जल का अवशोषण करता है और म्यूकस का निर्माण करता है। रेक्टम मलाशय कहते हैं इसे, अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर एनस द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं, कौन कौन से? अंतर्ग्रहण होता है, पहले हम भोजन को, फिर पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं, फिर उसके स्वांगीकरण करते हैं, और फिर मल परित्याग। तो अंतर्ग्रहण इंजेशन, पाचन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, और डिफेक्शन यानी कि मल परित्याग। अब हम देख लेते हैं पाथ ऑफ फूड इन बॉडी। सबसे पहले मुख में गया, मुख से ओइसोफेगस गया, ओइसोफेगस से अमाशय, लेकिन अमाशय में भी 3 भाग। सबसे ऊपर किस में गया वो? पहले कार्डियक, कार्डियक में गया, कार्डियक से फंडिक से गया, फंडिक में पाइलोरिक गया, पाइलोरिक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी किस में? डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी सीकम में जाता है, फिर कोलोन में जाता है, कोलोन के बाद वो एसेंडिक कोलोन, डिसेंडिक कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन से होते हुए सिस्माइड कोलोन में जाता है, फिर रेक्टम में और एनस से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन जो मुख में चबा लिया जाता है, जिसमें कि अच्छे से लार मिली होती है, उसे भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भोग। वहीं अमाशय में अम्लीय जो लुगदी होती है उसे काइम कहते हैं। वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्षारीय युक्त जो लुगदी होती है उसे काइल कहते हैं। रेक्टम या मलाशय में घाव बनना ही बवासीर या पाइल्स कहलाता है। तो पाइल्स क्या है? घाव का बन जाना रेक्टम में। मल का परित्याग क्या होता है? मल का जम जाना रेक्टम में कब्ज कहलाता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी करना चाहिए, ठीक है ना। उल्टी वॉमिटिंग क्या होता है? किसी जहरीली या अपच सामग्री का शरीर यानी अमाशय में पहुंच जाने पर ब्रेन इसे बाहर निकाल देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वॉमिटिंग या उल्टी।